दोस्तों आदाब, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत और खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट की, जो हमारे सामने है। एक तरफ एग्जिट पोल भी पूरी तरह से फ्लॉप या नाकाम हो चुके हैं या गलत साबित हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि वो अपनी दम पर सरकार बनाएगी, वो भी उसमें नाकाम हुई है। वहीं एनडीए की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि 400 पार, वो पूरी तरह से नाकाम हो गया है और उसमें कामयाबी नहीं मिली है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करेंगे भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रजा खान, जो स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। लेकिन एक तरह से देखा जाए, जब हम रिजल्ट को देखते हैं तो कह सकते हैं कि मोदी जीत कर भी हार गए और राहुल गांधी और अखिलेश हार कर भी जीत गए। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रिजल्ट आया है इस बार, एक तो आपने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह से उनका पर्दाफाश हो गया। एग्जिट पोल में किस तरह से वो डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, ये तमाम चीज़ें एक्सपोज्ड हो गई कि एग्जिट पोल, तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं, कोई एक एग्जिट पोल नहीं, तमाम एग्जिट पोल्स का जो दावा था वो पूरी तरह से फेल हो चुका। सभी 350 से 400 तक, मतलब ये कसम खा ली थी कि 401 तक पहुंचाना है। बिल्कुल, तमाम एग्जिट पोल्स। उसके साथ साथ ये इलेक्शन जो है और ये नतीजा जो है इस लोकसभा 2024 के लोकसभा इलेक्शन का, ये हकीकत में ये जमहूरियत की जीत है, हिंदुस्तान की आवाम की जीत है। ये अब एक लंबे अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरी आवाम का इन्वॉल्वमेंट है, पूरी हिंदुस्तान की आवाम उसमें इंटरेस्ट ले रही है, उसने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। नतीजे यही बता रहे हैं कि आवाम डेमोक्रेसी को लेकर फिक्रमंद नज़र आई, इसलिए उसके मुताबिक उसने वोट दिया। और जो तमाम तरह के जो बीजेपी का दावा था कि एनडीए 400 पार होगी और बीजेपी 370 पार होगी, 370 का एक खास उन्होंने, चूंकि 370 कश्मीर आर्टिकल 370 हटाया था कश्मीर से, तो उससे जोड़कर बीजेपी ने अपना टारगेट रखा था 370 का। बहुत दूर है बीजेपी तो अपने पिछली बार 303 था बीजेपी के पास, वो आंकड़ा भी नहीं टच कर पा रही है। 240 के आसपास बीजेपी अपने दम पर लेकर आई है, सबसे बड़ी पार्टी है। यकीनी तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। और यकीनी तौर पर अपोजिशन का ये अब कहना है, कांग्रेस का और तमाम जो दूसरे इंडिया ब्लॉक के जो एलाइज हैं, उनका कहना है कि ये एक्चुअली नरेंद्र मोदी की हार है। उन्होंने इस तरह का मीडिया में बयान दिया कि चूंकि ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था और 400 का टारगेट रखा गया था एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए 370 का, और वो उससे बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं अपने उस टारगेट से। इसलिए, और यहाँ तक कि अपने दम पर पिछले मरतबा और 2014-2019 में अपने बल पर बीजेपी ने सरकार, यानी वो मेजोरिटी में थे कि वो सरकार बना सकते थे, उसके बावजूद एनडीए में, चूंकि एनडीए बनाकर इलेक्शन लड़ा गया था, तो एनडीए के तमाम 302 सीटें उस वक्त बीजेपी की खुद आई थी अपने दम पर। जी। और इस बार 300 भी टारगेट जो है वो एनडीए नहीं पहुंच पाई है। तो यकीनी तौर पर ये, इसलिए ये तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, इंडिया ब्लॉक की जो अलाइज हैं, वो ये बार बार कह रही हैं कि ये हकीकतन ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हार है। और यहाँ तक के कांग्रेस के 1-2 लीडर ने ये भी डिमांड कर दिया कि मोरल ग्राउंड पर, नैतिकता के आधार पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी एक्चुअली हार है ये। तो कुल मिलाकर ये इलेक्शन, ये आवाम की जीत है, मुद्दों की जीत है। और ये जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी जो है या नरेंद्र मोदी जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से सरकार बनाने में नाकाम है। लेकिन अगर उसको कहें कि सरकार बनाने में हारती दिख रही है, तब भी वो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रही है। आपने अभी देखा होगा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रियंका गांधी साथ में थी, खड़गे साहब भी थे, पूरी तरह से जोश से लबरेज नजर आ रहे थे। आप उद्धव ठाकरे का चेहरा देखिए, अखिलेश यादव को देखिए कि सरकार नहीं बना पा रहे, लेकिन उसके बाद भी जोश से लबरेज हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐलान भी कर दिया है कि सरकार बनाने से इनकार भी नहीं किया है, कहा है कि हम कल इस पर फैसला करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे वाराणसी की, जहां पर अजय राय ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि 3 घंटे तक हमने पीएम मोदी को पीछे छोड़ दिया था और वो इस बार सिर्फ 1.5 लाख वोट से
जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जबकि ये पीएम मोदी ने हैट्रिक तो जरूर लगाई है, लेकिन जो हार जीत का मार्जिन है वो काफी कम हो गया है। आप कैसे देखेंगे? यकीनी तौर पर इस बार पिछली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3.5 लाख के मार्जिन से जीते थे, तो इस मरतबा उम्मीद की जा रही थी, हालांकि उन्होंने अपने वोटर्स से ये कहा था कि हमें, बीजेपी के जो तमाम लोग कैंपेन कर रहे थे कि इस बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को और बड़ी जीत दिलानी है और तकरीबन 10 लाख का टारगेट रखा है, वो मार्जिन होना चाहिए। तो और बाद में फिर हुआ कि कम से कम 5 लाख से तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो बोलने लगे कि 5 लाख के मार्जिन से तो जीत ही जाएंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाना, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का और खुद बनारस में अजय राय से इतना ज़बरदस्त कांटे की टक्कर का मिलना, तो ये अपने आप में थोड़ी सी साख पर मुझे लगता है ठीक ठाक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी साख पर असर तो ज़रूर पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से अजय राय ने 4.5 लाख से ज़्यादा वोट लाकर ये साबित किया है कि वो इतनी बड़ी इतने बड़े नंबर में वोट ला सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मार्जिन को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 3.5 लाख से वो 5 लाख कहाँ बढ़ता या 10 लाख जाता, वो तो 1.5 लाख पर मार्जिन पहुंच गया। तो यकीनी तौर पर अपोजिशन के लोग आवाज़ उठाएंगे इस पर। साथ ही इस पर बात करें कि पीएम मोदी के कई मंत्री, खासतौर पर स्मृति ईरानी की बात की जाए कि अमेठी में उनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तकरीबन 1.5 लाख वोटों से वो हार गई हैं। 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी को उन्होंने हराया था और उसके बाद इस इलेक्शन में ये कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी इलेक्शन बन जाए, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली चले गए, 4 लाख वोटों से वहां जीत हासिल करते हैं। उसके अलावा स्मृति ईरानी के अलावा मेनका गांधी भी हार जाती हैं, अनुप्रिया पटेल हार गई, संजू बालियान हार गई। इस तरह से तकरीबन 6 मिनिस्टर्स जो हैं यूपी में ये टैनी करके जो हैं अजय मिश्रा टैनी भी हार गए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यूपी में किसे क्रेडिट देंगे आप? अखिलेश यादव ने बहुत जबरदस्त और शानदार परफॉर्मेंस किया है। यकीनी तौर पर जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर जो जिस तरह के बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था कि ये दो लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कों ने कमाल कर दिया। हाँ, तो ये 2 लड़के जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था, ये जो इन शब्दों का इस्तेमाल था और इसको हल्का करने की कोशिश थी कि ये 2 लड़के कहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मुकाबला कर, तो उन 2 लड़कों ने यह साबित कर दिया कि सोशल इंजीनियरिंग से और मुद्दों पर नौजवानों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, उनको मुद्दों से कैसा जोड़ा जाता है, बेरोज़गारी, महंगाई और ख़ास तौर से जो दलितों से तक जिस तरह से पहुँचे और कॉन्स्टिट्यूशन को जो जिस तरह से दिखाया बार बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में राहुल गांधी ने, और जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया अखिलेश यादव ने, बिल्कुल जो कास्ट कॉम्बिनेशन जिस तरह का कॉम्पोजिशन था उसका सटीक उस हिसाब से सीट का उन्होंने कैंडिडेट देने की कोशिश की। खेल रहे थे डॉक्टर साहब, बिल्कुल, और उसका फायदा उनको आज मिल रहा है। उसका फायदा मिल रहा है। में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं, काफी मजबूत सरकार उनकी है और उन्होंने काफी मेहनत किया। पीएम मोदी और अमित शाह ने भी रोड शो किए, अपने वहां पर रैलियां की, लेकिन उसके बाद एक तरह से अगर योगी की भी नाकामी कही जाएगी। यकीनी तौर पर योगी चूंकि वहाँ के वज़ीर आला हैं और इतनी बड़ी, चूंकि उनके वज़ीर आला रहते हुए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लोकसभा के इलेक्शन में 2024 में, तो और बीजेपी दूसरे नंबर पर है। जहां जिस रियासत में सबसे मजबूत सरकार है और जहां पर वज़ीर आला योगी हैं, वहां पर इस तरह की यह बहुत बड़ी हार है। जहाँ कहाँ 72 और 73 पहली मरतबा 2014 में हासिल किया, उसके बाद वो 64 पर वो नंबर आया, अब तो यहाँ वो 33 और 34 तक पर आ चुके हैं, यानी बिल्कुल आधी सीट हो चुकी है। यकीनी तौर पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठेगा। इससे पहले कई तरह की अपोजिशन पार्टियां या आम आदमी पार्टी के लीडर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह के सवालात उठाए थे, उस तरह के सवालात को और मजबूती मिलेगी इस कमजोरी के बाद, इस हार के बाद। इसके बाद अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र की, तो वहां की आवाम या जनता ने उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मानते हुए अपना वोट दिया है। देखिए, तमाम जो एनालिस्ट हैं और तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, वो तमाम जब महाराष्ट्र में घूम रहे थे तो उनकी आम तौर पर यही राय थी
कि उद्धव ठाकरे को जिस तरह से सुनने के लिए आवाम पहुंच रही है, तो आवाम जो है असल शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही मानती है। और वो रिजल्ट में वो आज सामने साबित भी कर दिया, वो साबित कर दिया। तो अब ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की नज़र में शिवसेना कोई दूसरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अवाम ने यह साबित कर दिया है महाराष्ट्र की कि असल शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वही असल शिवसेना है, और वही बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, चीफ मिनिस्टर माफ कीजिएगा एकनाथ शिंदे, और डिप्टी सीएम दो हैं अजित पवार और फिर ये देवेंद्र फडणवीस, ये तीन लीडर मिलकर उसके बाद पीएम मोदी का चेहरा ले जाकर, उसके बाद भी तमाम कई बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता थे, लीडर थे, उनको पार्टी में शामिल करा लिया गया इलेक्शन से पहले, और उसके बाद भी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी नाकामी जो है आप कैसे देखेंगे? देखिए, असल महाराष्ट्र में ये बात बीजेपी के लिए निगेटिव चली गई, मुझे ऐसा लगता है, और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी यही राय है कि बीजेपी की महाराष्ट्र में ये इमेज बन गई कि ये तमाम पार्टियों को तोड़ फोड़ करके उनके लीडरान को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं फ़ायदे के लिए। अवाम में इसका बड़ा गलत मैसेज गया, इसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। इस बात को बीजेपी को भी तस्लीम करना चाहिए कि जिस तरह से शिवसेना को से बातचीत करके वो उसको तोड़ने की कोशिश हुई, तोड़ी गई। फिर एनसीपी को, शरद पवार जैसा कद्दावर लीडर, उनकी लीडरशिप में जो एनसीपी थी उसको तोड़ करके उनके भतीजे को अलग करके, अजित पवार की वाइफ जो उनकी पत्नी है उनको सुप्रिया सुले ने हरा दिया है। हाँ, वहां भी एनसीपी को भी माना गया कि जो शरद पवार की शिवसेना है एनसीपी है वही असली एनसीपी। तो ये साबित किया है अवाम ने, अवाम और उसके अलावा कांग्रेस के बहुत सारे लीडरान को जो तोड़ने की कोशिश हुई, तो और उसको उनको लाने की कोशिश, उनको टिकट दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें अवाम इसको बहुत दूसरी तरह से ले रही थी। लीडरान को ज़रूर लग रहा था या पार्टी को लग रहा था कि इसका फ़ायदा होगा, लेकिन अवाम ने ये साबित किया कि नहीं, इस तरह की पॉलिटिक्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसका जवाब उन्होंने दिया जो नतीजे की शक्ल में नज़र आ रहा है। बिहार की बात कर लेते हैं, चलते चलते वक्त की कमी है। बिहार में नीतीश कुमार का जो दबदबा है वो एक तरह से कायम रहा है। बीजेपी और इसको जेडीयू को 12-12 सीटें तकरीबन मिल रही हैं। इंडिया अलायंस के बारे में कहा जा रहा था कि तकरीबन 10 से 15 सीटें आएंगी, हालांकि एग्जिट पोल में उन्हें 5 से 6 सीटें दी जा रही थी। तकरीबन इंडिया अलायंस ने 10 सीटें हासिल कर ली हैं। आप कैसे देखेंगे? तेजस्वी यादव ने काफ़ी मेहनत की थी। देखिए, तेजस्वी यादव ने मेहनत की, ये सारी मीडिया में नज़र भी आ रहा था, तो उसका फ़ायदा जो थोड़ा बहुत मिलना था वो तो मिला, और ये पहले से ही अंदाज़ा था कि इससे ज़्यादा 8-10 के आसपास ही इंडिया ब्लॉक को वहाँ पर मिलेगा, यानी आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर। तो उसी के आसपास ये लोग हैं, जो पहले से एक अंदाज़ा था, जो ज़्यादातर जो एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं जो इलाके में घूम रहे थे, बिहार में घूम रहे थे, उनका, तो उस मुताबिक वो नंबर आया है। लेकिन बीजेपी और यानी एनडीए में, बीजेपी और जेडीयू में अगर हम देखें तो उम्मीद ये की जा रही थी कि बीजेपी का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, और नीतीश कुमार की साख ख़त्म हुई है उनके बार बार पार्टी बदलने की वजह से, दल बदलने की वजह से। तो ये अवाम ने साबित किया है कि नहीं, उनकी साख हज़ार वो उन्हें अलग अलग अलकाब से नवाजा जाए कि वो इधर से उधर कर लेते हैं, अपना वक्त के साथ पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन अवाम ने यह साबित किया है कि उनकी साख बरकरार है। अवाम ने उनके चेहरे पर भरोसा किया, और चिराग पासवान भी अपनी 5 सीट लाने में कामयाब हो गए फिर, और चिराग पासवान भी यकीनी तौर पर वो अपनी सीट लाने में कामयाब हो गए। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार के पास अभी ट्रम्प कार्ड है। नीतीश कुमार के पास वो तुरुप का पत्ता है जिसको जब चाहे वो, जिस तरह से चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और हालात भी नीतीश कुमार का साथ देते हैं कि वो उनके हाथ में ऐसा ट्रम्प कार्ड आ जाता है, रिमोट कंट्रोल आ जाता है कि वो जब चाहे अपने हिसाब से हालात को बदलने की कोशिश। चंद्रबाबू नायडू की भी बात कर लेते हैं, वो भी काफी मजबूत पोजीशन में हैं, तकरीबन 15 सीटें उनकी भी आई हैं। यकीनी तौर पर इसी वजह से अभी चंद्रबाबू नायडू की सीटें 15 अभी अनाउंस हुई ही थी। चीफ मिनिस्टर भी बनने जा रहे हैं, वहाँ चीफ मिनिस्टर भी बनने जा रहे हैं, अभी अनाउंस हुई, और तमाम यानी इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे रब्ता किया, और उसके अलावा इंडिया ब्लॉक से भी उनसे कई तरीके से रब्ता करने की कोशिश की गई। यानी ये कि अब वो 15 सीट लेकर अगर आ रहे हैं तो दोनों की ये कोशिश है कि वो अगर साथ आ जाते हैं तो उनको उस ब्लॉक को, उस अलायंस को मजबूती मिलेगी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें एक बहुत ही बारीक बात उन्होंने चलते चलते बोल दी राहुल गांधी ने,
कि वो नंबर ज़रूर आया है और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की भी नाकामी है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया उसकी नाकामी है। लेकिन कल के बाद, कल एनडीए की मीटिंग के बाद और जो तमाम तरह की मीटिंग्स हो जाएगी, तो हम इस पर सोचेंगे कि सरकार हम किस तरह से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इतने कम नंबर होने के बाद, यानी कांग्रेस की 98-99 सीट के आसपास है, 100 हो सकती है, कुल मिलाकर 230 के आसपास नंबर है इंडिया ब्लॉक का। तो 230 और एनडीए का नंबर होता है 290 प्लस में। तो 230 होते हुए भी अगर इशारा दिया है राहुल गांधी ने कि वो सरकार बनाने के बारे में कल के बाद सोचेंगे, तो क्या 230 के नंबर के साथ सरकार बनाने के लिए सोचा जा सकता है? ये इशारा राहुल गांधी ने दे दिया है। और अगर सोचा जा सकता है तो कैसे सोचा जा सकता है? यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तमाम कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनसे बातचीत का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई है। कौन किधर जाता है ये तो अगला 2-3 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है। उसमें कई जिसको कहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, इसको अभी नहीं कहा जा सकता कि वो ऊँट किस करवट लेकिन अगर उड़ीसा की बात कर लेते हैं, वहां पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही स्टेट में भी, अगर उड़ीसा की सीटें जो आई हैं, तकरीबन 19 सीटें बीजेपी को मिल गई हैं 21 में से, वहां पर कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर फिर कर्नाटक की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर 4 के चारों बीजेपी ले आती है। और इधर भी, यहाँ पर भी बराबरी का मामला, कर्नाटक में भी कम हो गई कांग्रेस, बीजेपी को फायदा हुआ। अगर उड़ीसा ने इस तरह से साथ नहीं दिया होता तो क्या पीएम मोदी की पोजीशन और कमजोर होती? यकीनी तौर पर अब उड़ीसा ने जिस तरह का रिजल्ट दिया है, तो ये कुल मिलाकर बीजेपी का जो नंबर आया है 240 प्लस अभी, तो उसमें उन तमाम जो स्टेट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर उड़ीसा हो, या फिर कर्नाटक में जितने नंबर आए हैं, अपने तेलंगाना की बात की, तो तमाम मिलकर ही 240 प्लस में अभी नंबर दिख रहा है। और हालांकि इस 240 को भी अपोजिशन इंडिया ब्लॉक नाकामी मान रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने के बाद इस तरह का नंबर नहीं आना चाहिए था, ये एक नाकामी है। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन तमाम के बावजूद अभी बीजेपी ही है। और अगर क्या इसमें अगर की कोई बात नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट को बुलाना है किसी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत साजी के लिए, तो यकीनी तौर पर सबसे पहले बीजेपी को इनवाइट करेंगी, जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं। तो उसके बाद बीजेपी का क्या रुख होता है, वो फ्लोर में जाती है, किन किन पार्टियों से और बात करती है कि ये एनडीए को चूँकि खुद नंबर उतना है 290 प्लस में, तो वो अगर हुकूमत बना सकते हैं तो बनाएंगे। फिर अभी लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, इन तमाम चीज़ों पर अभी एनडीए में चर्चा होनी है। नीतीश कुमार, यानी एनडीए के तमाम जो एलाइज हैं वो कल मीटिंग में भी शामिल हो रहे हैं। तो देखा जाए अब क्या निकल कर आता है। इससे पहले एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, पंजाब और दिल्ली की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी 3 सीटें सिर्फ लाने में कामयाब हुई। दिल्ली में अलायंस था और उसके बाद भी एक भी सीटें नहीं मिली। पंजाब और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस है, उसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, कुल मिलाकर नतीजों से यही जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में आवाम ने उनको नकार दिया है, उनको सपोर्ट नहीं दिया है। दिल्ली में पूरी तरह से केजरीवाल के जेल जाने के बावजूद, जेल से बाहर आकर अपील करने के बावजूद, तमाम तरह के इमोशनल अपील के बावजूद, तमाम तरह के वादों के बावजूद, तमाम तरह के विक्टिम कार्ड खेलने के बावजूद, अब आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला। दिल्ली में एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ अलायंस था। और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे थे। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को वहाँ नुकसान उठाना पड़ा, यानी 3 सीटें ही वहाँ पर हासिल हुई। कांग्रेस 10 सीटें हासिल करने में कांग्रेस 10 सीट हासिल करने में कामयाब हुई। अगर शायद अलायंस होता तो हो सकता है कोई और बेहतर सूरत निकलती। लेकिन ऐसा लगता है इन नतीजों को देखकर कि आम आदमी पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में वो अवाम ने वो जगह नहीं दी। आम आदमी पार्टी को एक तरह से आम आदमी पार्टी को नकारा है अवाम ने लोकसभा इलेक्शन। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब बात करने के लिए। तो आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल, और फिर बंगाल की बात हमने नहीं की डॉक्टर साहब, वहां पर ममता बनर्जी का जो परफॉर्मेंस रहा है काफी शानदार है, पिछली बार से भी ज्यादा।
यकीनी तौर पर तमाम एनालिस्ट जर्नलिस्ट सब यही बोल रहे थे कि इस बार बीजेपी अपना पिछला जो 18 का नंबर है उससे भी बढ़ सकती है, और जिस तरह का संदेश खली का मामला आया था और उस तरह से पूरे नेशनल मीडिया में, पूरे कौमी सतह पर जिस तरह से वावेला मचा उसको लेकर, उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सीटें घट सकती हैं ममता बनर्जी की। लेकिन ममता बनर्जी ने यह साबित किया है कि नहीं, बंगाल की शेरनी वही हैं। उन्होंने 30 सीट, 30+ के आसपास, अभी तो नंबर और परफेक्ट आ जाएंगे, यानी 30+ में अगर उन्होंने नंबर लाया है तो यकीनी तौर पर ये ममता बनर्जी की बड़ी कामयाबी है ऐसे वक्त में जब बीजेपी की तरफ से भी कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है। तमाम एनालिस्ट ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी इस बार नंबर बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल और तमाम रियासतों में इंडिया अलायंस की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली है। हालांकि सरकार बनाने से वो काफी पीछे है। बीजेपी अपने दम पर भी सरकार नहीं बना पा रही है, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लीडरान और चिराग पासवान जैसे लीडरान के हाथों में रिमोट कंट्रोल होगा। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी काफी पीछे रह गई है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने हैट्रिक लगाई है और वो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।